हेलो गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ये बायोलॉजी से सब क्वेश्चन होंगे। ये उसमें कम से कम 40 क्वेश्चन हैं। तो पहला है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। ऑप्शन दिया है केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका के लिए ऊर्जा गृह होता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस होता है। तो इस तरीके से इसका जो पहला जो सवाल है इसका ऑप्शन है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन और वेलेस ने, मेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडेन और स्वान ने और हक्सले ने किया था। हक्सले ने। तो इसमें कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हरगोबिंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोबिंद खुराना को ये जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो आनुवंशिक कोड के लिए मिला था। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक परजीवी निद्रा रोग या ये कारक गेबियंस ज्वर उत्पन्न करता है। बताना है कि कौन सा परजीवी है जो निद्रा रोग वो ये कारण है या गेबियंस ज्वर उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब है कि देखिए इसमें जो ट्रिपेनोसोमा नामक एक परजीवी है जो निद्रा रोग के लिए, यानी कि जो सोने की बीमारी होती है उसके लिए उत्तरदायी है। और इससे प्रभावित अंग क्या है कि मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और इसका लक्षण ये होता है कि बुखार, ये नींद के साथ बुखार आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन इसमें बी सही है, ट्रिपेनोसोमा। अगला है, एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस मामले में, किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? तो इसमें देखिए इसमें ऑप्शन है सेंट्रियोल्स, तारक केंद्रों की, या फिर इसमें दिया है राइबोसोम्स की अनुपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर केंद्रक। तो इसमें से बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो एक जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका के जो ये सेंट्रियोल्स होता है उसकी अनुपस्थिति के कारण उससे भिन्न होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका बताना है कि जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन है प्यूलोरोनिमोनिया या एसिटोबुलेरिया, ये क्लोमिडोमोनस है या अमीबा है। तो जो जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका है ये है, इसमें ये पहला जो ऑप्शन है प्यूलोरोनिमोनिया होता है। अगला प्रश्न है, जीनोम है, बताना है कि जीनोम क्या है। जीनोम क्या है? एक गुणसूत्र में जीनों की कुल संख्या है, एक लवण के अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक जीनों की कुल संख्या है, या फिर लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों की संख्या है, या एक जाति के गुणसूत्र अनुरणित जनसंख्या है। तो जीनोम क्या है? तो जीनोम जो है कि वो एक जाति के गुणसूत्रों की अनुरणित एक संख्या होती है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें एक डी सही है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इंफ्रारेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक किरण है, इलेक्ट्रॉन किरण, या सामान्य दिन का प्रकाश है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत होता है इंफ्रारेड होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया? ये बताना है कि डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना होती है वो किसने बनाया था। ऑप्शन है हरगोबिंद खुराना, प्रिस्टले, या फिर वाटसन एंड क्रिक, या फिर मॉर्गन। तो डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है उसको वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था, यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें ये सी सही हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक। अगला है, प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत किसका है? लेमार्क का है। प्राकृतिक वर्णन का जो सिद्धांत दिया था, यानी कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत भी कहते हैं कि प्रकृति अपने अनुसार कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करती हैं।
प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत ये जो है कि डार्विन का है, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें ये डी सही हो जाएगा, डार्विन। अगला है अधिकतम विकसित पादप वर्ग निम्न में से कौन है? घास, कोनिफर्स या फिर मॉस या जिम्नोस्पर्म है। तो इसमें बताना है कि जो आधुनिकतम यह है, यानी कि जो सबसे जो मॉडर्नाइजेशन जो विकसित पादप वर्ग है उनमें से कौन है? तो ये जो है कि इसमें घास जो है कि वो सबसे ये विकसित पादप वर्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी या फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी है। तो पुष्पों का जो अध्ययन होता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। अगला है वे पौधे जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते हैं, ये क्या होता है? आर्किड्स या जिम्नोस्पर्म है, क्रिप्टोगैम्स या एंजियोस्पर्म होता है। वे पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते हैं, ऐसे पौधों को बताना है कि इसको क्या कहते हैं। तो इसमें जो ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो उसमें ये ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पुष्प या बीज नहीं बनता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। अगला है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? ये अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रोसोम। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। आपको पता है कि जो राइबोसोम होता है उससे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है, राइबोसोम। अगला है निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय या फिर प्लास्टिड। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो इसमें ये जो प्लास्टिड होता है ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है, प्लास्टिड। अगला है कि जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? ये बताना है कि जीन का जो कृत्रिम आर्टिफिशियल जो उसका सिंथेसिस किया गया था, संश्लेषण किया गया था, तो वो किसने किया था? ऑप्शन है वोकोवा, निरेनबर्ग, कॉर्नबर्ग या फिर हरगोविंद खुराना। तो जीन का जो कृत्रिम संश्लेषण किया था वो किया था आपको ये जो हरगोविंद खुराना है, उन्होंने इसका प्राकृतिक संश्लेषण किया था, कृत्रिम जीन का कृत्रिम संश्लेषण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है कोशिकीय घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है? कोशिकीय घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जाता है? यानी कि रेडियोएक्टिव ट्रेसिंग से, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या क्रोमेटोग्राफी या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। तो कोशिकीय घटकों को इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है इसके द्वारा उसको अलग किया जा सकता है, यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन इसका डी सही है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। 18वां प्रश्न है कि ऑटोसोम क्या है? ऑटोसोम बताना है कि ऑटोसोम क्या है। लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र हैं, एक्रोमेटिक है, गुणसूत्र नहीं है या फिर लिंग गुणसूत्र है। तो ऑटोसोम जो है वो एक प्रकार का ये लिंग गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम, तो उसको ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बारबरा मैक्लेंटिक किस पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? मटर पे, मक्का, चावल या फिर गेहूं पर। तो ये जो है ये मक्का पर काम करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हुआ ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जाइलम, बल्कुट, फ्लोएम या फिर कैम्बियम। तो द्वितीयक जो वृद्धि होती है उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो कैम्बियम होता है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है, कैम्बियम। अगला प्रश्न है व्यापारिक कर्क प्राप्त होती है? इसमें बताना है कि व्यापारिक कर्क प्राप्त होती है कहाँ से प्राप्त होती है? व्यापारिक कर्क फ्लोएम से, जाइलम से या फिर कर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है, संवहन कैम्बियम से। तो इसमें लिखना है कि व्यापारिक कर्क जो प्राप्त होती है वो कर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन इसका डी सही है, ये बी सही है, कर्क कैम्बियम से।
अगला प्रश्न है कि वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। वृक्ष की जो आयु ज्ञात की जाती है कि कोई वृक्ष है तो वो कितने साल पुराना हो गया, तो इसके लिए कौन सा सबसे अच्छा विधि है। शाखाओं की संख्या को गिन लेना, या फिर वार्षिक बलियों की संख्या गिनना, या वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वृक्ष की जो आयु ज्ञात की जाती है तो उसमें जो वार्षिक वलय होते हैं वृक्ष जब, तो उसके वार्षिक वलयों को गिन करके हम उसकी आयु का पता लगा सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है, वार्षिक वलयों के द्वारा। अगला है 23 नंबर प्रश्न है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। इसमें एक प्रश्न है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन सा करता है, कॉन्टेक्स, कैम्बियम, फ्लोएम या फिर जाइलम। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जल के पादप में चूँकि दो जो है उसमें ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम और एक फ्लोएम होता है, जिसमें जाइलम जो होता है वो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है और वही फ्लोएम जो होता है वो खनिज लवण को परिवहन करता है। तो इसमें याद रखना चाहिए कि ये जो जाइलम है तो इसमें ये जाइलम हो जाएगा और ये जल है और ये जाइलम है, तो इसमें दोनों ज से है, यानी कि ज से जल भी होता है और ज से जाइलम भी होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही है कि जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम से होता है। अगला है कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तने की छाल के तंतु के द्वारा में पाए जाते हैं, जड़ों के फ्लोएम तंतु में, या फिर बीजों पर अधिचर्मी रोम, जल के काष्ठीय तंतु। माने कि ये बताना है कि ये किस भाग में पाए जाते हैं, ये सब ऑप्शन में है। तो कपास के जो पौधे होते हैं, कपास के जो रेशे होते हैं वो पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, ये सवाल था। तो इसमें कपास के जो रेशे हैं वो बीजों पर जो अधिचर्मी रोम होता है उससे प्राप्त होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, बीजों पर अधिचर्मी रोम से। अगला है कि निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये बताना है कि बीजों की जो अंकुरण है तो किसकी अनुपस्थिति, ये सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है। बीजों को जो अंकुरण अगर करना है तो प्रकाश, पानी, हवा या फिर ताप, इसमें से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो बीजों के अंकुरण के लिए देखिए पानी भी ज़रूरी है, हवा भी ज़रूरी है, एक ताप भी होता है उसका, यानी कि उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ये इसका ऑप्शन सही है कि प्रकाश। अगला है कि श्वसन मूल पाई जाती है। बताना है कि श्वसन मूल कहाँ पाई जाती है, पान में, सिंघाड़े में, मक्का में या फिर जूसिया में। तो श्वसन मूल जो होता है वो श्वसन मूल जूसिया में पाई जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अगला है अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक जो है वो एक तना है जड़ नहीं है, क्यों नहीं बताना है कि आखिर अदरक तना है जड़ नहीं है, क्यों नहीं है। यह भूमि के समांतर स्थिर होता है, इसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ होती हैं, या फिर भोजन संग्रह करता है, इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो इसमें देखिए अदरक एक तना है जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें पर्व होते हैं और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है कि फूल गोभी में खाने योग्य भाग है। फूल गोभी जो हम लोग खाते हैं उसमें बताना है कि उसमें कौन सा भाग खाया जाता है, खाने योग्य जो भाग है उसका क्या नाम है। फल है, पुष्पक्रम है, या वृक्ष है, या फिर कलिका है। तो फूल गोभी में जो खाने योग्य भाग होता है वो उसका पुष्पक्रम होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है, पुष्पक्रम। अगला है जब पूरा तना पत्ती में रूपांतरित हो जाता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है। जब कोई अगर पूरा तना है वो पत्ती में ही रूपांतरित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, पत्र कलिका कहते हैं, फिलोड, पर्णाभ स्तंभ या फिर स्तंभ कंड। तो अगर जब पूरा पत्ता जो है ये तना ये पत्ती में अगर बदल जाए, रूपांतरित हो जाए, तो उसको पर्णाभ स्तंभ कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनका जो पूरा वो तना है वो फिर पत्तों में ही रूपांतरित होता है, तो इस तरीके से वो पर्णाभ स्तंभ के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये तीसरा है, ये 30 नंबर प्रश्न है कि खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन है मधुमेह, कैंसर, क्वास्टियरकर, या फिर एक ऑप्शन दिया है थोड़ा धुंधला है, अमीबायासिस। ये बताना है कि खुराक में प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो इसमें कौन सी बीमारी हो जाती है। तो देखिए इसमें है कि अगर खुराक में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, अगर विशेष करके बच्चों में, तो उसमें
क्वाशियोरकर नामक एवं मरासमस नामक का एक रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है कि बच्चों का जो हाथ पाँव होता है वो दुबला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। यानी कि इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा क्वाशियोरकर। ये इसका सही जवाब है, सी नंबर। ये प्रोटीन की कमी से होता है। अगला है कि पुष्प के जनन चक्र हैं। बताना है कि पुष्प के जनन चक्र कौन है। पुमंग और जयांग हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज है, या फिर दलपुंज और पुमंग है, या फिर बाह्य दलपुंज एवं जयांग है। तो इसमें देखिए, इसमें पुष्प का जो जनन चक्र होता है वो पुमंग और जयांग होता है। यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुमंग और जयांग। अगला प्रश्न है उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है। जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं पुमंग और जयांग पाया जाता है, पुंकेसर, सभी दल या फिर जयांग। तो उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग पाए जाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है लगातार स्वपरागण होने का परिणाम क्या होता है। अगर लगातार जो स्वपरागण होता है, परागण कई तरीके से होता है, इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है जिसमें कोई पौधा है तो उसमें खुद स्वतः ही वो उसके जो पुष्प के जो परागकण होते हैं वो दूसरे वो मिल जाते हैं और इस तरीके से एक नया पौधा तैयार होता है। यानी कि उसमें बताना है कि अगर स्वपरागण की क्रिया लगातार होते रही तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। नई किस्म का बनना होगा, या फिर बीजहीन फल होंगे, अच्छी संतति होगी, या फिर कमज़ोर संतति होगी। तो इसमें ये है कि अगर स्वपरागण क्रिया लगातार होती है तो इसमें कमज़ोर संतति का जन्म होता है, यानी कि जो उसकी प्रजाति जो होगी वो कमज़ोर होंगी। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ों के द्वारा भी परागण होता है तो उसको क्या कहते हैं। ये इसमें ऑप्शन दिया है अनअर्थी, ये दिया है कि अनअर्थीफिली या चेरोपेट्रोफिली, या फिर इसमें सी ऑप्शन है कि एनोमोफिली या इंटोमोफिली। तो इसका जो सही जवाब है चमगादड़ों के द्वारा जो परागण होता है उसको बोला जाता है चेरोपेट्रोफिली, उसको कहते हैं चेरोपेट्रोफिली। ये अगला प्रश्न है, निषेचन के पश्चात बीज का बीजावरण बनता है भ्रूण पुष्प में विभाग से या बीजांड से या फिर अध्यावरण से। तो निषेचन के बाद जो बीज का आवरण जो बनता है वो अध्यावरण से बनता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अगला है कि दोहरा निषेचन पाया जाता है। बताना है कि जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में, या फिर टेरिडोफाइटा पादप में, या आवृत बीज पादप में। ये सब क्या है कि ये पौधों की ये प्रजातियां हैं। तो इसमें बताना है कि जो दोहरा निषेचन कहाँ पाया जाता है। दोहरा निषेचन जो होता है वो आवृत बीज पादप में होता है। अगला है कि अमरूद, टमाटर, केला एवं बैगन ये उदाहरण है। ये किस तरह के पौधों के उदाहरण हैं। सरस फल हैं, या फिर पीपों के उदाहरण हैं, पटभंजक कैप्सूल के, या फिर ये हेस्पेरिडियम के हैं। तो ये जो अमरूद, टमाटर और केला जो होते हैं ये एक सरल फल के उदाहरण हैं। इसमें देखिए इससे और भी कुछ जानकारी है कि जो टमाटर हैं उसका जो उद्भव माना जाता है वो अमेरिका से माना जाता है। और ये सब जो है कि देखिए बैगन का जो है, बैगन भी क्या है कि एक ये इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है बैगन का वो भारत और चीन के उष्ण इलाके में इसका भी उद्भव माना जाता है। इसी तरह से अमरूद जो हैं, अमरूद और इसमें जो केला है वो सब के सब सरल फल के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा ये पहला ऑप्शन है सरस फल। अगला है कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है। नारियल जो होता है उसमें कौन सा भाग हम लोग खाते हैं नारियल में। बाह्य फल भीति, भ्रूणपुष्ट तथा भ्रूण, अंतः फल भीति या फिर मध्य फल भीति। तो नारियल में जो खाने योग्य भाग होता है वो है नारियल में भ्रूणपुष्ट और भ्रूण खाया जाता है, यानी कि इसमें इसका ऑप्शन इसका ये बी सही है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि पक्के आम में खाने योग्य भाग कौन सा है। पक्के आम में खाने योग्य भाग है कौन सा है। पक्के आम में खाने योग्य जो भाग होता है वो मध्य फल भीति होता है, यानी कि मध्य फल भीति जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है। अगला है कि कटहल यानी कि जो जैकफ्रूट होता है उसमें मांसल खाने योग्य भाग है, क्या उसको कहते हैं। परिदल पुंज कहते हैं, पुष्प अक्ष कहते हैं, सहपत्रक है या फिर सहपत्र है। तो कटहल में जो खाने वाला भाग होता है वो परिदल पुंज होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ये सही है।
और आखिरी प्रश्न है कि आलू किस कुल का है। आलू बताना है कि आलू किस प्रजाति का है, ये पौधा है। तो देखिए आलू जो होता है वो ये सोलेनेसी कुल का एक पौधा है और आलू का जो वनस्पतिक नाम होता है वो सोलेनम और ये ट्यूबरोमस होता है। इसमें आलू का जो उद्भव ये माना जाता है कि ये दक्षिणी अमेरिका से इसका उद्भव हुआ है और ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। और ये भी इसमें बता दें कि आलू का जो खेती है तो आलू के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती हैं। और आलू की खेती करने के लिए जो पीएच मान होता है मिट्टी का वो होना चाहिए 6.5 होना चाहिए, यानी कि उसमें आलू का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी उपयोगी भी हैं।